हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में मैंने डिस्कस किया आपसे लाइफ और लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस किया ग्रोथ। ग्रोथ के बाद हमने डिस्कस की रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक एग्जांपल दी, ब्रायोफिलम, जिसके लीफ पे बर्ड्स होते हैं, और मैंने आपको कहा था मैं ये आपको प्लांट दिखाऊंगा। तो ये देखो जी, ये प्लांट है ब्रायोफिलम। अब इस प्लांट में ध्यान से देखिए, ये लीफ है। अब इस लीफ के जो मार्जिन्स हैं इन पे बड्स हैं, और बड से देखो ये नए प्लांट्स राइज हो रहे हैं, न्यू प्लांट राइजेस फ्रॉम दिस बड। ये सारे नए प्लांट्स हैं। जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये शेड होता है, शेड होके देखो ये ग्रो हो जाता है लाइक दिस। ये छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ना नीचे। आपने ये पौधा देखा होगा, बड़ा कॉमन प्लांट है, घरों में उगता है। तो उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे थे ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बाद। आज हमने डिस्कस करना था मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये है क्या? सम टोटल of all the chemical reactions which are taking place in the cell. अब देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे ये डॉट लगाया है। अगर ये डॉट आपको नजर आ रहा है तो ये नेक्ड आई से विजिबल है, पर जो अपनी बॉडी के टिपिकल सेल्स हैं वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आएंगे। तो अब ये माइक्रोस्कोपिक टिपिकल सेल्स हैं जो हम इन्हें एनलार्ज करके देखते हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, वो माइक्रोस्कोपिक टिपिकल सेल को एनलार्ज कर लिया। जब हमने इस माइक्रोस्कोपिक टिपिकल बॉडी सेल को एनलार्ज किया तो ये जो लिविंग सेल है इसमें एक तो बायोसिंथेसिस हो रही है। ये सेल प्रोटीन्स बना रहा है, ये सेल कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, ये सेल फैट्स बना रहा है, ये सेल न्यूक्लिक एसिड्स बना रहा है, और इसमें ब्रेकडाउन भी हो रही है। इसमें प्रोटीन्स ब्रेक भी हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक हो रही हैं, फैट्स हैं उन्हें भी ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उन्हें भी ब्रेक किया जा रहा है। तो जैसे ही चीजें बन रही हैं तो इसमें वो चीजें ब्रेक भी हो रही हैं। तो उस केस में कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें ब्रेक हो रही हैं। ये कॉन्टिन्यूसली सेल में ये चलता जा रहा है। तो इसे हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो हम टेक्निकली लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म is equal to anabolism plus catabolism।
अब एनाबॉलिज्म बायोसिंथेसिस होगी, जो कैटाबॉलिज्म है ये ब्रेक डाउन होगी। अब जो बायोसिंथेसिस में आप एग्जांपल ले सकते हो, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में आप ब्रेकडाउन में एग्जांपल ले सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन। कुछ बनता जा रहा है, कुछ टूटता जा रहा है, यही मेटाबॉलिज्म है। अब बेसिकली इसकी एक एग्जांपल उठाते हैं जिससे हम बेटर लेवल पे समझ सकें मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है सेल में। अब इसकी एग्जांपल में हमने खाया प्लांट रिजर्व फूड मटेरियल। जब भी आपने प्लांट खाया या प्लांट का पार्ट खाया तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो है स्टार्च। जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स फूड है, और ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने ब्रेक कर दिया ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। अब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसे डाइजेस्ट किया। अब जो ये सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म है फूड की, ग्लूकोज, अब ये विलाई और माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ये आ गया आपके ब्लड में। अब जब ये ग्लूकोज ब्लड में आया तो ब्लड सर्कुलेट हुआ। अब हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो एक पंप है, और ये पंप 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर देता है पूरी बॉडी में। तो उस केस में जो ये ग्लूकोज डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में आई है तो ये सर्कुलेट होगी पूरी बॉडी में। तो अब ये ग्लूकोज जाएगी सेल्स के पास, लो जी, बाया ब्लड जो ये ग्लूकोज है ये एंटर करेगी सेल में। हम मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। अब जो ये ग्लूकोज है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आपका सेल जो ये ग्लूकोज है इसे बहुत सारे स्टेप्स में, मल्टी स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेगा पायरुविक एसिड में। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और ये जो कंपाउंड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो हम बोल सकते हैं जो ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है इसकी ऑक्सीडेशन हुई और ये 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो एक ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है इससे 2 पायरुविक एसिड बने, तो दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। 2 पायरुविक एसिड बने हैं तो 2 पायरुविक एसिड में 6 कार्बन होगी जो ग्लूकोज के बराबर है। तो जो हमारा सेल है, जो हमारी लिविंग सिस्टम्स है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं। The mass or energy can neither be created nor be destroyed, but they can change one form to another form. तो देखो इस केस में जो मैटर है ग्लूकोज, अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया पायरुविक एसिड में हमारे सेल ने।
और बेसिकली जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ग्लूकोज का नंबर तो सेम ही रहेगा। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए 2 पायरुविक एसिड बन गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। ग्लूकोज हैव 6 कार्बन एंड पायरुविक एसिड हैव 3 कार्बन। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 कार्बन, 6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा अगले कंपाउंड में। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए है इसमें 2 कार्बन है। तो इस केस में अब बेसिकली 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, बट हमें तो 6 कार्बन चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे 2 कार्बन रिलीज होगी एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एसिटाइल कोए बने, और एक एसिटाइल को में 2 कार्बन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कार्बन प्लस 2 6 कार्बन। अब जो ये एसिटाइल कोए है ये कंपाउंड है, ये फिर मैनी स्टेप्स में आगे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एनर्जी में। एनर्जी 2 फॉर्म में कन्वर्ट होगी, रिलीज होगी। तो एक तो एनर्जी रिलीज होगी एज हीट। जो ये हीट है ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाएगी, और दूसरे नंबर पे रिलीज होगी एज एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसे बोल देते हैं हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चल रही हैं, तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो एनर्जी यूज होगी दिस इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसे बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में जो करेंसी चलती है वो रुपीज है। तो सिमिलर वे जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम्स की जो बॉडी है, उसमें भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी है। इसलिए हम इसे बोल देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब बड़े ध्यान से देखो, इसमें हमने किया क्या, हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब 2 कार्बन तो यहाँ पे रिलीज हो चुकी थी, तो 2 एसिटाइल कोए बचे, मतलब 4, तो 4 कार्बन रिलीज हो जाएंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई, 4 यहाँ पे, 4 प्लस 2 6, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया। तो इस केस में हमने देखा जो सेल है इसने ब्रेक डाउन की, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कैटाबॉलिज्म। दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। अब जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने हैं, अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में जो एसिटाइल कोए बने हैं, ये 2 कार्बन कंपाउंड। अब 2 कार्बन कंपाउंड से फैट्स और लिपिड्स सिंथेसिस हो सकती है। मतलब ये एसिटाइल कोए है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है, तो ब्रेक हो रही है चीजें। बट ये एसिटाइल कोए है, इससे फैट्स भी बन सकती हैं, लिपिड्स भी बन सकते हैं, तो ये बायोसिंथेसिस हो रही है, तो इसे हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। अब देखो सेल में कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है, एनाबॉलिज्म भी चल रहा है। अब ये जो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म है, इसे हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो इसलिए हम बोल देते हैं
metabolism is defining feature लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग फीचर मतलब जब भी आप डेफिनेशन बनाओगे लिविंग की तो उसमें डिफाइनिंग फीचर की तरह ये मेटाबॉलिज्म भी आएगा, जो लिविंग है दे शो मेटाबॉलिज्म। जब ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाते हैं, जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलना बंद हो जाते हैं, तो उस केस में हम लिविंग को डेड बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो डेड है उसमें मेटाबॉलिज्म रुक गया। लो जी, थोड़ा थोड़ा मेटाबॉलिज्म पता चला आपको। ऐसे जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, सिंथेसिस ब्रेकडाउन, तो ये दो ऑल कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। अब बेसिकली जो ये माइक्रोस्कोपिक सेल है, इसके बहुत थोड़े केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं आपको मेटाबॉलिज्म समझाने के लिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बट आप मान के चलिए जो ये माइक्रोस्कोपिक टिपिकल सेल है, ये केमिकल फैक्ट्री है। एक टिपिकल सेल में अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये केमिकल्स या कुछ ब्रेक कर रहे हैं या कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये कैस्केड बनाना टूटना जरूरत के हिसाब से हमारी बॉडीज में, हमारे सेल्स में चलता जा रहा है, मेटाबॉलिज्म चलता जा रहा है। तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपसे एक केस डिस्कस करता हूं। इस केस में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। अब जो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने मेंटेन कर लिया एक्वस एनवायरनमेंट, लिक्विड एनवायरनमेंट, एक्वस एनवायरनमेंट। और इस एक्वस एनवायरनमेंट में, लिक्विड एनवायरनमेंट में, पानी में हमने इसकी पीएच बना ली, पीएच मेंटेन कर दी इसकी 6.7, स्लाइटली एसिडिक। अब ये स्लाइटली एसिडिक पीएच में हमने यहां पे ऐड कर दिया स्टार्च, जो हमने पढ़ा प्लांट रिजर्व फूड मटेरियल। और साथ में हमने ऐड कर दिया इसमें, वी एडेड अवर सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा ऐड कर दिया इसमें। जो अपना सलाइवा है, इसमें एक एंजाइम पड़ा है, अवर सलाइवा कंटेन्स salivary amylase टाइलिन एंजाइम। अब बेसिकली जो ये salivary amylase और टाइलिन एंजाइम है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका कार्टून फॉर्म बनाते हैं। एंजाइम्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ई की फॉर्म में। दिस इज अ कार्टून ऑफ एंजाइम, salivary amylase। और जो ये सबस्ट्रेट है जिस पे इस एंजाइम ने एक्ट करना है, स्टार्च, इसका हम कार्टून बना देते हैं लाइक दिस। अब बेसिकली अब जो ये एंजाइम है, जब ये सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा,
तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स है। अब बेसिकली जो ये एंजाइम है इस सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। ये अपने बन गए प्रोडक्ट्स। और जो ये एंजाइम है ये एज सच केमिकल रिएक्शन से बाहर आ जाएगा। सो हम बोल सकते हैं एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं हुआ। और जो ये मेटाबॉलिज्म है ये चला कौन रहे हैं, एंजाइम्स। तो बेसिकली जो ये एंजाइम है enzymes are never used in chemical reactions. Enzymes are never used up in chemical reaction. अब जो ये एंजाइम है इसके लिंक में नया सबस्ट्रेट आएगा, उसे प्रोडक्ट में चेंज करेगा और ऐसे मेटाबॉलिज्म चलता जाएगा। तो हमने नोटिस किया जो एंजाइम्स हैं ये बायो कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन में यूज अप नहीं हो रहे और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, स्टार्च, और एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। ये जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट है और हमारी जो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी है इसकी जो पीएच है ये 6.7 है, इसलिए हमने इस पीएच पे इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाया। अगर आप ये पीएच मेंटेन नहीं करोगे तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक। मतलब जो एंजाइम्स हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। तो उस केस में हमने नोटिस किया जो ये सबस्ट्रेट है इससे जो प्रोडक्ट्स बने दीज आर माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स, ये प्रोडक्ट्स बन गए। तो लो जी, जो ये काम कर रहे हैं हम, ये तो टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। टेस्ट ट्यूब जो एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, तो जो ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ये केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज आइसोलेटेड दिस इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है इसने हमारी बक्कल कैविटी में चलना था, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को हमने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में टेस्ट ट्यूब में चला दिया। तो इस केमिकल रिएक्शन को, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड। अपनी बॉडी से आइसोलेट किया है इसने, बट चल तो मेटाबॉलिज्म ही रहा है, देखो ब्रेक डाउन हो रही है, बट इसलिए इसे बोल देते हैं दिस इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज अ लिविंग केमिकल रिएक्शन। लेकिन बेसिकली जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है टेस्ट ट्यूब में और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, तो इसे हम बोल देते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब इन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और इन टेस्ट ट्यूब। ये लिविंग केमिकल जो
लिविंग केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन जो इसे ना आप लिविंग बोल सकते हो ना नॉन लिविंग, बट दिस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये खुद ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, पर जो ये केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा है इसे आप आइसोलेटेड, अपनी बॉडी से आइसोलेट किया हुआ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, और लिविंग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, लिविंग केमिकल रिएक्शन, बट इटसेल्फ ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। लो जी, मेटाबॉलिज्म थोड़ा थोड़ा पता चला होगा। तो अब बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है, अब हमने बोल दिया ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जब हम डेड होते हैं तो हमें मेटाबॉलिज्म सीज कर जाता है, रुक जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। This metabolism is operated in all living organism in cells. तो इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडी सेल्स की बनी होनी चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Body of law of all living organisms is made up of cell or cells. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो सेल की बनी हुई है, अगर मल्टी सेलुलर है तो सेल्स की बनी हुई है। तो इसे बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे ऑर्गेनाइज हुई है? सेल या सेल से। तो जो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसे भी आप बोल सकते हो इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लो जी, इसके बाद आ जाता है अपना कॉन्शियसनेस। अगर हम संस्कृत में देखें तो ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड है इसका मतलब होता है चेतनता। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसकी बात करें तो इसे बोल देते हैं अबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एनवायरनमेंट। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एनवायरनमेंट। मतलब ये मान के चलो ये कॉन्शियसनेस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी। अदरवाइज कॉन्शियसनेस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत बड़े बड़े जो
योगी बाबा हैं या बहुत बड़े बड़े न्यूरो सर्जन हैं, उनमें भी डिबेट नजर आएगी जो डिस्कशन करते हैं कॉन्शियसनेस की। तो अगर हम बिल्कुल लेमैन से बात करें, एक बिल्कुल लेमैन से इसकी बात करें, तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोल देते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की। इज एन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्या है? इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी कॉन्शियसनेस। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतनता, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की जो एबिलिटी है, क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है? यस। दिस एबिलिटी इज प्रेजेंट This ability is present in all organisms. ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो कॉन्शियसनेस को इसलिए हम बोल देते हैं इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब कॉन्शियसनेस के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो लाइफ को। इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टी का यहां पे मतलब है जो सिर्फ लिविंग पोजेस करते हैं, नॉन लिविंग पोजेस नहीं करते। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग। अब हमारे लेवल पे तो कॉन्शियसनेस को अगर एक्सप्लेन करना हो तो बहुत इजी है। हम बोलते हैं वी पीपल हैव सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास आईज हैं, जो नोज है, हमारे पास ईयर है, और बाकी भी कुछ और सेंस ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे सेंस करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें सेंस कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? हमने बोला जो ये कॉन्शियसनेस है, ये एबिलिटी हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला इसे प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो सिर्फ आपको लिविंग में ही नजर आएगी। तो उस केस में क्या ये प्रॉपर्टी आपको बैक्टीरिया में भी नजर आएगी? अब बैक्टीरिया की तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, हमने देखा बाहर सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में सीधा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा सेल है, बैक्टीरियल सेल। तो क्या ये भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है? हायर ऑर्गेनिज्म में तो इस चीज को बोलना बहुत आसान है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्या प्लांट्स भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं? लेट्स सी, देखते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इसे समझने के लिए। तो हमने एक पेट्री डिश ली, अब इस पेट्री डिश में हमने क्या किया, यहां पे एक बैक्टीरिया ले लिया, उसके बाद हमने इसकी एक तरफ किंग ऑफ एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और दूसरी तरफ हमने फूड ले लिया, ग्लूकोज।
अब जो ग्लूकोज है ये बैक्टीरिया का भी फूड है, तो उस केस में आप नोटिस करोगे दिस बैक्टीरिया विल मूव अवे, दिस बैक्टीरिया विल मूव अवे फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। On sulfuric acid, and this bacteria will move towards glucose. ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा है। तो कौन सी चीज इसके लिए हार्मफुल है, कौन सी चीज इसके लिए यूजफुल है, इस चीज का पता लगा पा रहा है ये बैक्टीरिया। तो इसका मतलब इस बैक्टीरिया में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो यूजफुल और हार्मफुल केमिकल की इंफॉर्मेशन इस बैक्टीरिया तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये बैक्टीरिया भी कॉन्शियस हुआ। अब जो प्लांट्स हैं ये भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करता हूं आपको इसके रिलेटेड, कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर हमें पूछ लेता है, वो डिस्कस करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया बैक्टीरिया जैसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके पास भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। तो हम अगली बात करते हैं, जो ये बैक्टीरिया है ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम बोल देते हैं टेक्निकली पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब जो ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स, पॉजिटिव नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो आप नेगेटिव बोलोगे। इट इज बैक्टीरिया विल मूव अवे फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसे बोलोगे आप नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टुवर्ड्स ग्लूकोज मूव कर रहे हैं तो इसे आप बोलोगे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो इसमें देखो वर्ड आया कीमो, सुना होगा। जो कैंसर पेशेंट है उन्हें कुछ केमिकल मेडिसिन दी जाती है ट्रीट करने के लिए, तो उसे कीमोथेरेपी बोल देते हैं। थेरेपी मींस ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे भी वही वर्ड आया कीमो, तो कीमो का मतलब हो गया केमिकल। मैंने कहा जो साइंस है इसकी जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है। और सेकंड नंबर पे हमने नोटिस किया यहाँ पे वर्ड है टेक्टिक, इसका मतलब होता है मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। अब जो ये बैक्टीरिया है जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से दूर गया तो ये सिर्फ वहां से दूर मूव किया लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो इसे बोल देते हैं स्टिमुलस इज अ केमिकल। इन दिस केस स्टिमुलस इज अ केमिकल, उसका दूर जाना इज अ रिस्पॉन्स। तो मूवमेंट विदाउट ग्रोथ, बिना बैक्टीरिया ग्रो किए सल्फ्यूरिक एसिड से दूर भाग गया और ग्लूकोज के पास भाग गया बिना ग्रोथ किए, तो दिस इज पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मतलब बैक्टीरिया मूव कर रहा है लेकिन ग्रोथ शो नहीं कर रहा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब इसी बेसिस पे एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर देता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। when bacteria is attracted
towards glucose. This is known as positive phototropic movement. Chemotropic movement. Geotropic movement. None of these. हाँ जी, अब देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे बनाए जा सकते हैं। अब एग्जामिनर ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालना है तो उस केस में वो सिंपल क्वेश्चन यहां तक दे देगा, व्हेन बैक्टीरिया इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लूकोज दिस इज नोन एज, यहां पे क्वेश्चन डाल दिया तो आपका आंसर है जो आपने खुद लिखना है। अब इसके साथ 4 चॉइसेस दे दी तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया जो हमारे एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। तो अब जो बेसिकली हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। मैं बताऊंगा आपको, किसी दिन मैं बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पर फिलहाल आप ये बात समझो, आपने ये तो नोटिस कर लिया बैक्टीरिया कॉन्शियस है, बट उसके रिलेटेड अब हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो हमने अब इस उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन डिजाइन किया। व्हेन बैक्टीरिया इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लूकोज दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, जियोट्रोपिक मूवमेंट, नन ऑफ दीज। क्या कहते हो, क्या आंसर है इसका? गुड, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अब यहां पे हमने किया है कीमोटैक्टिक और यहां पे दिया है कीमोट्रोपिक, इसलिए आंसर आया है नन ऑफ दीज। बट हमें अब इन टर्म्स का मतलब भी पता होना चाहिए। फोटोट्रोपिक, तो जहां जैसे यहां पे स्टिमुलस है जो वो केमिकल था, यहां पे स्टिमुलस क्या होगी? फोटो, लाइट, और साथ में वर्ड आ गया ट्रोपिक। अब ये समझाता हूं मैं आपको। कीमोट्रोपिक, अब कीमो का मतलब तो समझ ही गए आप, केमिकल। तो यहां पे जो वर्ड है ट्रोपिक, इसका मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट विद ग्रोथ। यहां पे मूवमेंट भी हो रही है और जो मूवमेंट है किसकी हेल्प से हो रही है? स्टिमुलाई के कारण हो रही है, किसी स्टिमुलस के कारण हो रही है। तो बेसिकली जब चीज मूव कर रही है तो साथ में क्या शो कर रही है? वो ग्रोथ। अब देखिए यहां पे बैक्टीरिया मूव कर रहा था, मूव तो कर रहा था लेकिन ग्रोथ शो नहीं कर रहा था। यहां पे जो कीमोट्रोपिक में स्टिमुलस सेम है, कीमो केमिकल, लेकिन जब जो स्टिमुलाई रिसीव करने वाली स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद मूवमेंट शो करेगी विद ग्रोथ। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं इसे इजी करने के लिए। अब हमने 10th तक फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़े, उसमें हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर भी बनाई और फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स बनाए। उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया दिस पार्ट इज कार्पल।
द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर। तो ये कार्पल है, इसके आगे पार्ट्स हैं। जो ये स्ट्रक्चर है ये होगी स्टिग्मा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी स्टाइल, और ये जो सोलन स्ट्रक्चर होगी दिस इज ओवरी, और ये सिग्मा स्टाइल ओवरी। तीनों किसके पार्ट हो गए? ऑल आर पार्ट ऑफ कार्पल। और इसमें जो ओवरी है इसमें पड़ा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो नरिश करेगा ओव्यूल को, एंड दिस इज प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा जो इसके ऊपर प्रेजेंट है ओव्यूल। भाई एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर होगी ओव्यूल की। अब इस ओव्यूल में यहां भी पड़ा है एग, एग के साथ पड़े हैं नर्व सेल्स। ये सेंटर में ब्लैक कलर वाला कौन हो गया? एग। जो साथ में हमने ग्रीन कलर वाले बनाए हैं ये क्या हो गए? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, इन्हें हम साइनर्जिड्स भी बोल देते हैं, साइनर्जिड्स। मैं एक सेकंड देख लूं, जो इसकी डायग्राम है ये क्लियर आई है या थोड़ी एनलार्ज बनानी पड़ेगी? ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस पे आके शेड होगा द पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन ग्रोथ शो करेगा। नाउ दिस पोलन ग्रेन विल शो ग्रोथ। अब ये ग्रोथ शो करेगा और इसमें पोलन ट्यूब बनेगी, पढ़ा हुआ है हमने, है ना? पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है ये साइनर्जिड। सिक्रीट्स है केमिकल, और इस केमिकल को बोलते हैं कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल। कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स, ये केमिकल है जो ये साइनर्जिड ने क्रिएट किया है ताकि जो ये पोलन क्रेन है ये पोलन ट्यूब बनाए, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ से जो मेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट तक, एग तक पहुंच सके। तो बेसिकली इस केस में हमने देखा जो ये पोलन ट्यूब है ये ग्रोथ करके पहुंच रही है टुवर्ड्स साइनर्जिड। तो इसलिए यहां पे हमने बोला कीमोट्रोपिक मूवमेंट विद ग्रोथ। जो स्टिमुलस है इसमें भी केमिकल है, ये देखिए जो कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स,
जो सनर्जिड ने रिलीज की है, और इस केमिकल के कारण जो ये पोलन ट्यूब है ये अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स सनर्जिड, तो इसलिए इसे बोल देते हैं कीमोट्रोपिक। अब आप टैक्टिक और ट्रोपिक का डिफरेंस समझ गए होंगे। टैक्टिक का मतलब मूव तो कर रहे हैं, तो स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, तो विदाउट ग्रोथ बैक्टीरिया मूव कर रहा है टुवर्ड्स ग्लूकोज, पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करके पहुंच रही है टुवर्ड्स एनर्जी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिक मूवमेंट विद ग्रोथ। ऐसी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर, लेकिन जब हमें बेसिक पता है, हम छोटी छोटी चीजों को थोड़ा समझ के पढ़ रहे हैं, सोच के पढ़ रहे हैं, तो हम जो क्वेश्चंस है, न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है, उनके भी आंसर दे पा रहे हैं। अदरवाइज पेपर में जाके बच्चा तंग होता है, इसका ध्यान रखना है। लो जी, कीमोटैक्टिक और कीमोट्रोपिक जो बीच में आए थे हमने समझ लिया, लेकिन हमारा टारगेट अभी वही है, लाइफ और लाइफ के कैरेक्टर्स डिस्कस करने। तो हमने डिस्कस किया ग्रोथ, हमने डिस्कस की रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल या सेल्स की बनी हुई है। उसके बाद हमने डिस्कस की कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में मैंने बोला इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे पोजेस करता है। तो आप कॉन्शियसनेस के बेसिस पे लाइफ को डिफाइन कर सकते हो, मतलब इसलिए इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्रॉपर्टी का मतलब जो लिविंग तो शो करेंगे लेकिन नॉन लिविंग शो नहीं करेंगे, तो इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा सब चेतन है, सब कॉन्शियस है, बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है, प्लांट्स भी कॉन्शियस हैं, एनिमल्स भी कॉन्शियस हैं, और हायर एनिमल्स में तो आप इस चीज को नोटिस कर ही रहे हो। अब प्लांट्स कैसे कॉन्शियस है, हाउ प्लांट्स आर कॉन्शियस। अब प्लांट्स हैं जो, ये भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं फोटो पीरियोडिज्म, फोटो वर्ड फिर आ गया, लाइट, पीरियोडिज्म। हम बोलते हैं ना मेरा आज बायो का पीरियड है, मेरा केमिस्ट्री का पीरियड है, मेरा फिजिक्स का पीरियड है, पीरियोडिज्म, पीरियड। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अकेला टाइम नहीं, कितना टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियड और पीरियोडिज्म। अब जो प्लांट्स हैं इनमें some plants show flowering, some plants shows flowering in short day conditions। दिन जितना छोटा होगा तो उस छोटे दिन में प्लांट फ्लावरिंग करेगा, लेकिन अगर दिन बड़ा होना शुरू हो गया तो उस केस में जो प्लांट है फ्लावरिंग इंड्यूस करना बंद कर देगा। तो इस केस में हमने नोटिस किया जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है ये प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रही है, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग को, इसे हम फोटोपीरियोडिज्म बोल देते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स में ही अपना इफेक्ट नहीं दिखाती, एनिमल्स में भी इफेक्ट दिखाती है। आप नोटिस करना जो बर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने एग्स ले करते हैं, तो उसे भी कौन स्टिमुलेट कर रहा है, फोटोपीरियोडिज्म। बट ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती
पोल्ट्री बर्ड्स पे। आप नोटिस करना, जो पोल्ट्री है उसमें हम रियर करते हैं मुर्गियों को कैप्टिविटी में, प्रिजनमेंट में, मतलब पिंजरों में। तो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, अगर आप वहां पे विजिट करो तो आप नोटिस करोगे वहां पे जो पोल्ट्री फार्म्स के बड़े बड़े रूम्स बने हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे CFL बल्ब्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे लाइट बल्ब्स लगाए हुए हैं, ताकि वो उन्हें आर्टिफिशियल लाइट दे सके। उन्हें वो काफी टाइम तक लाइट देते हैं। दिन में तो लाइट मिल ही रही है, रात में भी काफी टाइम तक वो उन्हें आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं, ताकि वो अपने एग्स ले करते रहे। तो इसका मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है ये इन्फ्लुएंस कर रही है एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या हो गया, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना, कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब सब कॉन्शियस है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग्स तक, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म से सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म तक, दे ऑल आर कॉन्शियस। लो जी, कॉन्शियसनेस थोड़ा थोड़ा पता लगा होगा, क्योंकि इसे बहुत सिंपल लेवल तक समझाया जा रहा है +1 में, बट अदरवाइज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल। धीरे धीरे हम इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम इसे और बेटर लेवल तक समझ सकें। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी जो मैंने डिस्कस की हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ब्रीफ बात करता है, मतलब समझाता नहीं है, सिर्फ एक लाइन बोल देता है, देखो जी ऐसे होता है। और जब एग्जामिनर है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, आप कितना समझे हो इस चीज को। अब कॉन्शियसनेस के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, सेल्फ कॉन्शियसनेस। संस्कृत में बोले तो आत्म चेतन, अपने आप के प्रति अवेयर होना इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। Ability of an organism to aware of own self, अपने आप के प्रति अवेयर होना। अब अपने आप के प्रति अवेयर होने का मतलब, आप बड़े ध्यान से देखो, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग्स तक, बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। जब मैं बोलता हूं ना बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, तो इसमें मैं छोटे से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को कवर कर लेता हूं। बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, ये सब कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। नंबर 1 पे फीडिंग, खाना खा रहे हैं। खाना क्यों खा रहे हैं, खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि सेल्फ मेंटेनेंस कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें। सेकंड नंबर पे क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग। पूरी नेचर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी नेचर में नजर आ रहे हैं, ये मेन 2 काम कर रहे हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। एंड व्हाट इज फीडिंग, तक ये अपने आप को सस्टेन करवा सकें, हेल्दी रह सकें, मेंटेन रख सकें अपने आप को। और सेकंड नंबर पे ये यंग वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही 2 चीजें चल रही हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड में भी, प्लांट किंगडम में भी, एनिमल किंगडम में भी। आप पढ़ोगे डिटेल में, आपको यही चीज नजर आएगी। जो प्लांट है वो सेल्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं, सेल्फ मेंटेनेंस के लिए वो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा है,
और अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और सेकंड नंबर पे वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है। माइक्रोबियल वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 3 तरह के ही हमने बोला जो बायोलॉजी के पार्ट्स हैं। तीनों चीजों में यही चीज नजर आएगी, बट ह्यूमंस में ये चीज तो नजर आ ही रही है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है? इसके अलावा आपको नजर आ रही है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो जो एनसीईआरटी में दिया है वही हमारा सिलेबस है, हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को समझेंगे। उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है बायो की। इट इज प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है तो हम भी ऐसे लिखेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। तो ये बेसिकली फीडिंग और ब्रीडिंग के अलावा भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, और बेसिकली हम नोटिस कर रहे हैं ये अलग अलग क्वेश्चंस पे वर्कआउट कर रहे हैं जो बाकी माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स में ये चीज देखने को नहीं मिल रही। क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके दिमाग में, जैसे एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के दिमाग में किसी ना किसी स्टेज पे आता है, इंसान के दिमाग में, हु एम आई। अपने आप को जानने की कोशिश करना, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो माना जाता है, एनसीईआरटी बोलती है भी जो ये प्रॉपर्टी है सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, हु एम आई। बट अदरवाइज पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो जो ये चीजें हैं अपने आप के प्रति जो उसे अवेयर कर रही हैं, ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैंने पहले भी बोला है ये बहुत अल्टीमेट आर्टिकल्स है, बहुत अल्टीमेट आर्टिकल्स। तो इन पे बात चलती रहेगी, और जैसे जैसे आप साइंस में एंटर होते जाओगे तो आपको नजर आएगा जो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े। तो इनके आंसर्स अभी तक हमें प्रॉपरली क्लियर नहीं है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अ पर्सन इन कोमा। A person in coma, can we consider him living or dead? ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले कोमा क्या है। कोमा भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो बेसिकली ये स्लीप से थोड़ा अलग है। तो इस केस में आप बोल सकते हो जो सोया हुआ इंसान है, जो सोया हुआ इंसान है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी कोमा में है इसे आप जगा नहीं सकते। एक्चुअल में जो ये आदमी है ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। अब अपना क्वेश्चन है भी एक इंसान है, उसके इंजरी होगी, उसके ब्रेन इंजरी हुई या कोई ऐसी ट्रोमेटिक कंडीशन डेवलप हुई
जिससे बेसिकली वो अपनी कॉन्शियस लूज कर गया। अपेरेंटली देखने में ऐसे लग रहा है वो बहुत डीप स्लीप में चला गया है, बट आप उसे उठा नहीं सकते उस नींद से। दैट कंडीशन इज नोन एज कोमा। तो बेसिकली वो अपनी कॉन्शियसनेस लॉस कर चुका है, हम इसे ब्रेन डेड बोल सकते हैं। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एंड इज ब्रेन डेड। अब उसका ब्रेन है जो, उसे डेड बोलते हैं। एक्चुअल में जो ये कोमा वाला पेशेंट है, इसे एक मशीन के सहारे सरवाइव करवाया जा रहा है। दिस इज हार्ट लंग मशीन। दिस पर्सन इज ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एक मशीन आती है वेंटिलेटर, जो इसकी वेंटिलेशन चला रहा है और बेसिकली हार्ट और लंग का काम कर रही है वो, मतलब ब्लड की सर्कुलेशन और दूसरे नंबर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रही है। तो वो पूछ रहे हैं क्या इस आदमी को हम लिविंग कंसीडर करें या डेड कंसीडर करें। अब देखिए, जो इसने अपनी कॉन्शियस लॉस कर दी है, तो काफी केसेस में देखा गया है ऐसे लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं कुछ देर के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद। ऐसे लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती। तो उस केस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसे लिविंग कंसीडर करें या डेड कंसीडर करें। तो एक्चुअल में आप बड़े ध्यान से देखिए, जो इसके सेल्स हैं, जो इसकी बॉडी है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है वो, बट वो अपनी कॉन्शियसनेस लॉस कर गया है। तो ये परमानेंट भी लॉस हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। तो दिस क्वेश्चन इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। ये क्वेश्चन पे काफी डिबेट चलती है अलग अलग कंट्रीज में। तो फिलहाल आप ये मान लो इसे लिविंग कंसीडर किया जाता है। एज लिविंग, क्योंकि इसके सेल्स हैं जो वो मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। लो जी, अब यहां से डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉन्शियसनेस को मेजर कैसे किया जाता है और बेसिकली किस लिमिट तक इस आदमी को लिविंग कंसीडर करना चाहिए। तो ये चीजों की हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।